m बाय n को लिखना होता है, जो आपका क्वोशंट आ जाए उसको, और यहाँ रिमाइंडर के ऊपर, और डी डिवाइडर नीचे ही रहेगा, इसकी जगह पे आपने रिमाइंडर डाल देना और क्वोशंट उसमें ऐड करना। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेना आपने, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में जो मैंने कहा लिख लोगे। उसके बाद बेटा अब आपने वही काम करना, ड्रॉ द नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू योर सूटेबल स्केल। मेरी बात ना गौर से सुनना, ड्रॉ द नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू सूटेबल, लेकिन ख्याल करना स्केल। अब यहां क्या करना आपने, जैसे मैंने क्या कहा था 7/2 कहा था, क्या फॉर्म आई है 3 होल 1/2, 3 होल। अगर तो मेरे पेज पे पूरी नंबर लाइन आ सकती है, 3 तक आ सकता है ना, तो जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, डिनोमिनेटर क्या 2, तो मैं पता यहां पर स्केल पहले बनाऊंगा, स्केल बनाऊंगा, बागौर से सुनना, स्केल क्या बनाऊंगा, तो बागौर से सुनना, स्केल क्या बनाऊंगा कि 2 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 1 यूनिट, बिल्कुल यहां पे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, यहां पे 0 बनाऊंगा। उसके बाद 2 सेंटीमीटर के फासले पे 1 लिखूंगा, फिर 2 सेंटीमीटर के फासले पे 2 लिखूंगा, फिर 2 सेंटीमीटर के फासले पे 3, बेटा 3 होल है, और ऐड उसमें ऐड हो रहा 1/2। अब 3 और 4 के दरमियान में जो स्पेस है ना, उसको आपने डिवाइड करना 2 बराबर हिस्सों। देखिए 2 सेंटीमीटर टोटल था, समझ आ नहीं यार, अगर मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं तो एक हिस्से की लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर को डिवाइड करो ना 2 पे, 2 बराबर हिस्सों में, तो 1 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 सेंटीमीटर के बराबर प्रकार खोल के आपने एक यहाँ कट मारना, दूसरा इंशाल्लाह यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो 3 होल पूरे हो गए। आगे देखे बेटा ये 1/2 हो गया, तो 3 ये आपके पास 3 दैट इज 1/2। समझ आ नहीं यार। अब अगर बेटा आपका पेज छोटा है, पेज क्या स्केल आपने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आंसर आता 3 होल 1/9 आता, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा आपका। अब 9 सेंटीमीटर में तो सिर्फ मैं 0 से 1 तक ही जा सकता था, फिर आपने बेटा ये 0 नहीं बनाना, ये 1 नहीं लिखना, 2 नहीं। अगर डिवाइडर बहुत बड़ा हो जाए तो आपने इधर तीर का निशान लगाना, इधर तीर का निशान लगाना। होल नंबर कौन सा 3 चुप करके यहाँ बनाए, पीछे वो कहीं 0 होगा इस साइड में, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें फ्रैक्शन को शो करता है। 3 लिखा, 9 सेंटीमीटर के फासले में जहां जाके आपने 4 डाल देना, और दरम्यान वाले हिस्से को कितनों में 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, जहां पे कितना था 1/9, तो ये 3 पूरा था, इसको 0 करना है, ये एक पार्ट हो गया, तो ये आ गया 3 पूरे 3 एंड 1/9, आगे वाला 1/9 प्रॉब्लम किसी को, तो ये 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 9 3 था 27 28/9 है जी, ये 3 एंड 1/9, ये एक बार 1/9 है, ये भी 1/9 है, ये भी 1/9 है, ये भी 1/9 है, ये भी, तो बेटा मुझे सिर्फ एक चाहिए ना, मुझे 2 तो नहीं चाहिए थे, वरना ये यहाँ पे आता 4 के करीब नहीं होगा। 3 ऐड, उसके बाद एक 1/9 पार्ट उसमें ऐड करना, इधर ऐड करेगा कितना काम हो जाएगा बेटा, इधर से ही 3 से आगे आपने 1/9 उसमें ऐड करना है, यहां से 3 ऐड। अब समझ आ नहीं आ जी बेटा, समझ आ गया आपको भी, सबको क्लियर है ना, एनी कौन? अच्छा पता जरा बात गौर से सुनिए, अगर नहीं समझ आया मैं तो पूछ सकते हो। अगर तो सिर्फ होता 1/9 तो मैं 0 के बाद लिख देता। अब क्योंकि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो फिर बेटे जो आपने फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करना है ना, वो 0 के बाद नहीं होगा, पहले आप उसको होल फॉर्म में लिखें, पता करें आपने किस हिस्से के टुकड़े करने हैं। तो 3 पूरे हैं तो 3 को जा करो, उसके बाद आगे 1/9 और आएगा, तो 3 और 4 के दरम्यान वाले हिस्से को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 3 के बाद एक और हिस्सा ऐड करो। अगर नंबर नेगेटिव हो जाए वही नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले क्या लिखा था 7/2 लिखा था, अगर ये -7/2 होता तो बेटा इसको लिखना था -3 होल 1/2। अब ये माइनस सिर्फ 3 के साथ नहीं है बल्कि इस पूरे हिस्से के साथ है, ये -3। अच्छा देखो असल में ये तो ना -3 + 1/2 ये होता है ना, माइनस अप्लाई करो दोनों के साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, -3 -1/2 है। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे
तो यहाँ पे 0 होगा। अगर तो डिनोमिनेटर 2 है तो फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे इधर को, तो मेरा ख्याल करना 0 देना यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ इसको हम बाद में, ठीक। ये 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर 1, फिर यहाँ पे 2 ले लो 1, लेकिन माइनस में, और यहाँ -3 हो जाएगा। अब आगे वाला ऐसा जो -4 है उसके दरम्यान उसको 2 बराबर इसमें डिवाइड करें, डिवाइड क्योंकि आपका 2 है, ठीक है। अब बेटा ये आपका -3, ये -1/2 है, और ये भी माइनस, निकालते जाएंगे पीछे जाते जाएंगे, समझ आया नहीं यार। इधर से नहीं काउंटिंग, इधर से ही होगी अब 3 से आगे होगी अब नेगेटिव साइड में, प्रॉब्लम किसी को। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था 28/9 आ जाए नेगेटिव में, तो उसकी होल फॉर्म जो होगी दैट इज -3 होल 1/9। अब बेटा आपने क्या करना है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर लेना है, 0 कहीं यहाँ पे होगा, आपने चुप करके यहाँ -3 लगाना है, यहाँ -4 लगाना है, आगे लाइन लगा देनी है। इसके दरम्यान वाले हिस्से को, क्योंकि आपने स्केल इस तरह का बनाया होगा, स्केल के आगे 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो क्या करना है, आप 9 बराबर हिस्से में 1 सेंटीमीटर तो कितना 1 था, तो यहाँ गिन ले, तो ये क्या -3 होल 1/9। प्रॉब्लम किसी को? तो अब आगे चलते हैं, देखें जी। फिर अभी रैशनल नंबर्स को भी देख लेते हैं। एग्जांपल देखें, पढ़े इसको। वो कह रहा है इन ऑर्डर टू locate a number with terminating and non-terminating recurring decimal on the number line, the points associated with the rational numbers m by n, ठीक है। m by n के साथ जो एसोसिएटेड रैशनल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। और याद रखना हमने अभी तक किसको शो करना है, असल में रैशनल नंबर को शो करना है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है या टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। इस वजह से अब या तो m by n होगा या -m, नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। वेयर m अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स, वी सब डिवाइड ईच यूनिट लेंथ इनटू n इक्वल पार्ट्स। अब समझ आया आपके पास? अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर 0 और 1 के दरम्यान में जो हिस्सा है ना उसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड डिनोमिनेटर के बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। देन m at the point of division to the right of the origin represent m by n। आप समझ आया? अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है 0 से लेकर 1 तक के हिस्सों को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो m मेथड डिवीजन है। 0 1 2 3 मैंने भी कराया था आपको। तो अभी हमने पीछे मेरे ख्याल में किसको शो किया था, 1/9 को शो किया था, या 4/9 को पहले किया था। तो जो 4th डिवीजन आ रही है वो 4/9 था, ठीक है। रिप्रेजेंट m by n and that to the left of the origin, वो -m by n को शो करेगा। अगर नेगेटिव है तो फिर 0 और 1 के दरम्यान हो प्रॉपर, और अगर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन नेगेटिव है तो फिर 0 और -1 के दरम्यान में हिस्सा आपने बनाने हैं, और फिर जो m डिवीजन होगी वो आपके नेगेटिव m by n को शो करेगी। अब आपको एग्जांपल देने लगे, कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन -2/5, तो किधर जाएगा, 0 से लेफ्ट साइड, ऐसा ही है ना। अब आपने क्या करना, 0 और 1 के दरम्यान में जो हिस्सा है उनको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और 2 प्लेसेस ये चेक करो, 0 और 1 है, दरम्यान में हिस्से कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो जो दूसरा हिस्सा -2/5 आ गया। अब रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर -2/5 ऑन द नंबर लाइन L, divide the unit length between 0 and -1 into 5 equal parts and take the end second part from 0 to its left side, that will be your point M. The point M in the following figure represents the rational number -2/5. अगर 15/7 है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है ना यार। अब 15 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड करना, जिसकी होल फॉर्म आएगी del to 2 होल 1/7। तो ये समझ आया नहीं यार। अब ये बता रहे हैं, देखो उसने होल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इट लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 तो पूरा है ना, तो उससे आगे 3 है, तो 2 और 3 के दरम्यान में ये नंबर लाएगा। अब ये क्या करेंगे, 2 और 3 के दरम्यान इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो एक पार्ट होगा वो शो कर देगा। 2 और 1/7 है ना, वो ये कर रहा है। आगे कौन सा नंबर है जी, नेगेटिव, वो पहले -1 होल 7/9 बता दिया, तो 1 से आगे -2 से पीछे है। ये देखो तीसरे में, तो उसने क्या दिया कि फॉर रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर दिस डिवाइड द एरिया, वी कैन डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन -1 and 2 into 9 इक्वल पार्ट्स। 9 में डिवाइड करके जो 7th पार्ट हो -1 के बाद, दैट विल बी -1 होल 7/9। बात समझ आ गई होगी।
तो ये उन्होंने लिखा हुआ। Then take the end of the seventh part of -1, the point m in the following figure represent the rational number. आगे irrational number है, square root 2, square root 3, etc., etc., etc. Can be located on the line L by geometrical construction. अब ये कैसे होगी, इसकी अब हम बात करते हैं। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? बड़ा ही खूबसूरत तरीका कार है रिप्रेजेंट करने का, देखते हैं कैसे। अब ये आपके नंबर्स कैसे, स्क्वायर रूट 2 कैसे पता चला ये रैशनल नंबर है? तो क्योंकि उसकी जो डेसिमल फॉर्म आ रही थी नॉन टर्मिनेटिंग आ रही थी। तो अब बेटा गौर से सुनिएगा, नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 जो कि इररेशनल नंबर है, p बाय क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना। अगर तो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता तो जो आपका नंबर क्या पता प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसी लिहाज से हम पार्ट बनाते हैं और उसको वहां पे शो कर देते हैं। आप ये p बाय क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटे बात याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम किस किस बच्चों में आता है? पाइथागोरस थ्योरम ये अब आपने याद रखना, बड़ा काम आएगा मेरा। पाइथागोरस थ्योरम बेटे ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, बात याद रखनी है अब आपने। इन राइट एंगल ट्राइंगल याद रखना, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। नीचे बेस नहीं है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने साइड होते हैं हम उसको कहते हैं बॉडी। अब परपेंडिकुलर और बेस की चॉइस बेटा आपके एक्यूट एंगल जिसको आप चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। अगर आप कहते हो थीटा का परपेंडिकुलर कौन सा है, तो थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उसका परपेंडिकुलर, जो थीटा और 90 के दरमियान में साइड होगी वो थीटा की बेस है। अगर आप इसको फाई कहते हैं इस एंगल को, तो फाई का जो परपेंडिकुलर है उसके सामने है, ये फाई का परपेंडिकुलर है, और फाई और इसके दरमियान में ये इसकी बेस है फाई की। तो जो परपेंडिकुलर और बेस की चॉइस है ये आपके एक्यूट एंगल पे डिपेंड करेगी। इस एंगल इसकी बेस ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसकी बेस इसको 90 के दरमियान में। प्रॉब्लम किसी को हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने आएगा। तो अब ये थ्योरम ये क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के। बाकी दोनों में से कोई एक बेस होगी, कोई एक परपेंडिकुलर होगी, उन दोनों के स्क्वायर। ये आपका थ्योरम। प्रॉब्लम किसी को? अब फर्ज कर लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है, गौर से सुनना, ये एक मेरे पास ट्रायंगल है, इसकी बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। सिंस मुझे पता है ये यहां कर लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है ना, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस मेरे पास है, इसको चलो बेस का, इसको परपेंडिकुलर। तो बेटा सॉल्यूशन ये है कि आप हाइपोटेन्यूज को वैसे रहने दें, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो h आपने फाइंड करना है, h की पावर 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे 1/2 पावर ले लेंगे, उसको लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर भी 1/2 और इधर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/, और मैंने कहा था इसकी रेडिकल फॉर्म के √2 होती है, और ये से कट जाएगा पावर से, तो इधर h आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? ये आपने h निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, मसला है किसी को? मतलब h के √2 आ गए नहीं यार, कहां से प्रॉब्लम? टेकिंग स्क्वायर रूट, ये मैंने लिखा है, मतलब पावर में 1/2 पावर ले लो इसकी, ये मैंने ली है पावर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था ना, इसकी पावर में 1/2 ले लो, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर रूट का मतलब है, और ये बेशक आप इसके ऊपर यूं डाल देते हैं, h स्क्वायर के ऊपर ये डाल दो रूट का साइन, और इसके ऊपर डाल दो, मतलब दोनों का एक ही है। ये पावर, ये साइन डालने का मतलब, और ये पावर 1/2, क्योंकि 2 1/2 से कैंसिल होगा, पावर 1 आएगी ना, मैं तो h, तो मतलब h की पावर 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू। h की पावर 2 की वैल्यू तो नहीं चाहिए मुझे सिर्फ h चाहिए। इसकी पावर कितनी है 1, तो ये कैसे 1 होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर तो पावर में 1/2 ले लिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम लोग। आगे ये टॉपिक है, फिलहाल तो ये टॉपिक पढ़ाया बगैर मैं आपको बता रहा हूँ, वरना 8th क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक आप पढ़ के आ रहे हो। भाई अगर तीनों वाले गिवन है तो क्या करेंगे? क्या तीनों वाले गिवन है वो क्या फाइंड करो? तीनों वैल्यूज गिवन हो तो पुट करेगा, दोनों साइड बराबर आएंगे जी, तो इसमें
हमने तो इसको यूज करना फाइंड आउट करने के लिए। ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी है। आगे चले, यहां तक इसका मतलब। अब एच आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहां से बेटे पता चला कि उस बंदे ने स्क्वायर रूट 2 फाइंड करना शुरू किया, वो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। कहा ये तो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो यहां से फिर रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ये स्क्वायर रूट 2 से। आप समझ आया नहीं यार? अब स्क्वायर रूट 2 तो कोई पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो बेटा यही नोटेशन हम यूज करेंगे नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 को शो करने के लिए। देखते हैं कैसे। देखें, आपने नंबर लाइन अपनी मर्जी का स्केल लेके बना लेनी, अपनी मर्जी का, जो जी चाहे आपका। आप चाहे कहें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, आप हाफ सेंटीमीटर के, आपकी मर्जी। ये ले बेटा आपने लगा दी ओरिजिन। आपने स्केल लिखना पहले, क्या स्केल? आपके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। प्रकार 1 सेंटीमीटर खोल के ना, यहां इस पे 0 पे लग के कट लगाना है, 1 सेंटीमीटर आ गया। प्रॉब्लम किसी को उधर से यहां रख के 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क लगाई, इसके ऊपर ला के बेटे प्रकार को, यहां मेरे पास सुन रहे हो? इसके ऊपर ला के प्रकार को ना आपने 1 सेंटीमीटर का दायरा लगाना है, दायरा लगाना उतना ही ला के यहाँ दायरा 1 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम हो किसी में? क्लियर हो गया? यहाँ ला के 1 सेंटीमीटर लंबा, इंशाल्लाह इसको कट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ और यहाँ ये यहाँ मिलेगा इसको जाके यहाँ से। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? डी आपके पास होगी, डी का पता है? अगर आप डी से कोई यू करके होती है, डी रखनी है आपने यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे दायरा आप लगा चुके हो। डी आपने यहाँ कैसे रखनी है? जहां पे आपने ये पॉइंट लगा ना यहाँ पे, उसके ऊपर यू एक लाइन होती है, यू करके क्रॉस, जो गोल सा होल्डर आता है। डी की एक लाइन बेटा, जो डी की ये वाली लाइन होगी, जो यू करके आपने इस लाइन के ऊपर लाके, जो उसके ऊपर क्रॉस होता है उसको यहाँ रख के ना आपने यहाँ, चाहे आप ऊपर को चेक करना, उसके ऊपर यू, मैंने यहाँ पे डी रख दी है, यहाँ पे ये मैंने डी ला के रख दी है। उसके ऊपर जो लाइन हो, इधर से भी जो लाइन सीधी हो उसको इसके ऊपर लाइन के ऊपर रखना, और इधर से भी, एंड देन चेक करना इसके ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होगा, यहाँ पे आपने वहां पे एक डॉट लगा देना। ठीक है? क्लियर हो गया? बात समझ आ गई नहीं आ गई? किसी को प्रॉब्लम हो फिर बेटा आपने डी को हटाना है। मैं बताता हूँ बेटा, देखो आपने लाइन लगाई, यहाँ पे 0 था, 1 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आपने 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के एक कट यहाँ लगाया, प्रकार लगा के जितनी खुली हुई थी यहाँ दायरा लगाना है, उसका रेडियस भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? उस दायरे का जो रेडियस होगा वो भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ लाके लगाना। प्रॉब्लम, अब आपने डी लानी है, उसको इस पॉइंट पे, ये देखो क्रॉस बना हुआ पहले, तो डी के ऊपर अगर आप उसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, उसके ऊपर एक लाइन होती है यूं करके, फिर उसके ऊपर यहां से लाइन देकर होती है, यहाँ पे ना एक, यहाँ पे एक गोल सा स्पॉट होता है, उसके ऊपर यूं क्रॉस, यूं लाइनें लगी होती हैं ऊपर को यूं करके, तो यूं लाइनें निकली होती हैं उसके ऊपर से। अब चेक कीजिएगा, नहीं तो मैं भी आपको दिखा दूं। तो ये बेटा क्या, यहाँ से 0 डिग्री के एंगल शुरू हो रहे हैं, ठीक है? खुश हो ना? तो बेटा यहाँ से इसके ये जो आपकी डी है, इसके ऊपर बेटा यहाँ सिर्फ ऊपर ही नंबरिंग हुई है, यहाँ से 0 से कर रहा है, लेकिन बेटा आमतौर पर यहाँ नीचे भी नंबरिंग होती है, यहाँ से 0 1 2 3 या लिखा होता है, ठीक है? यहाँ तक जा रहे तो 180 डिग्री तक के एंगल्स होते हैं इसके ऊपर। आप जरा यहाँ से चेक करें, यहाँ से बिल्कुल ये सीधी लाइन इसके ऊपर, ये 90 डिग्री, यहाँ आपने एक स्पॉट लगाना है, यहाँ आपने क्या करना है? एक नुक्ता लगा देना, यूं करके इसके ऊपर एक स्पॉट लगाना, फिर फुट्टा पकड़ना, ठीक है? और उससे इसको मिला देना इस लाइन में। अब सीधी लाइन के मेरे धोखा ना करना बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है? 90 डिग्री एंगल बन गया। लो जी, अब इसके बाद आप फिर आपके एंगल्स मान भाई नहीं, तो एक और चीज मुझे कर लेने दो। फिर बेटा आपने जो 1 सेंटीमीटर की प्रकार यहाँ खोली हुई थी, इसी के बराबर प्रकार खोल के आप लोगों ने, और ये सर्कल चिपा हो गया, ठीक है? अब ठीक है जी, इसको पकड़ा बेटा, और यहाँ देखो इस सेंटर पे लेगा, यहाँ ये आप जब कट मारोगे ना तो यहाँ पे जा कट लगेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कट कर दिया, तो इंकिंग एंड हाँ, यहाँ आपने कट लगाना 1 सेंटीमीटर का सर्कल लगाएंगे ना, काटेगा इसको,
तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब बेटा जब जैसे ही आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये लेंथ पता कितनी आएगी? कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो है ये साइड इसकी लेंथ क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब मुझे ये बताएं इसकी लेंथ कितनी होगी? मेरा सवाल ये है, ये साइड है कौन सी? हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर को समझ आया? ये अगर हम बेस कह दें, इसको परपेंडिकुलर कह दें, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका? परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितनी है? हाइपोटेन्यूज बता दें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अल्लाह वाला, हाइपोटेन्यूज का इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर का इसके बेस का स्क्वायर, बताया था। अब अगर यहाँ 1 पुट करूं, 2 पता है ना, तीसरा फाइंड कर सकते हैं। ये 1 + 1 2 आ गया, लेकिन ये h का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। सो देखो बेटा ये स्क्वायर रूट 2 है, इस लाइन की लंबाई कितनी आ गई है? स्क्वायर रूट 2। अब बेटा ये स्क्वायर रूट 2 है। अब ये लाइन तो यहाँ पे है, मैं चाहता हूं कि ये लाइन जो है यहां पे आ जाए। इधर आपने अपनी जो प्रकार है, सुन रहे हो, जो प्रकार आपके पास थी ना, आपने क्या करना है, उसको पकड़ना है और इसके बराबर उसको खोलना है, इसके बराबर खोल के एक सर्कल लगाना है। यहां रखना उसका कील, यहां रखनी है उसकी पेंसिल। जैसे रख के उसे आप घुमाएंगे ना, तो जिस पॉइंट पे आके वो आपकी लाइन को काट दे, नंबर लाइन को घुमाया ना आपने, यूं करके, यूं करके। अब ये रेडियस कितना होगा? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे इसके रूट 2 है। रेडियस का सर्कल जो, सॉरी सुनो, सर्कल का रेडियस के रूट 2 है ना। आपने जितनी प्रकार खोल ली, ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वो सर्कल का रेडियस है। सो देयरफॉर ये भी उसके रूट 2, ये भी उसके रूट 2, ये भी, तो बेटा ये भी कितना होगा? इसके रूट 2 होगा। आपने इसके रूट 2 को प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। अब एक बंदा कहता है यार नहीं, मुझे इसके रूट 3 को प्लॉट करना है। आप पता क्या करें, इतनी प्रकार फिर कौन है? 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल जैसे मैंने कहा था, यहाँ डीप रख के पहले एंगल लगाए 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऊपर करके आपका पॉइंट आएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपने उसको इससे मिलाना है लाइन के जरिए से। अब मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लो फर्ज करो ये सीधी लाइन चली गई है यहाँ तक, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया। अब बेटा आपने फिर क्या करना है, मेरे बात गौर से सुने, इसको ओरिजिन से मिलाना है। अब इस लाइन की जो मुझे लंबाई बता देगा ना, उसको 100 रुपया दूंगा।